चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में लेना पड़ता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे पास क्वेश्चन होगा, उसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा अगर ज़रूर पड़ती है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और अगर ज़रूर पड़ती है तो न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड बताइए। उसमें सबसे पहली है व्हेन न्यू एंड इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें सबसे पहला केस है व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन। नए पार्टनर का शेयर दे दिया है बट सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, मगर ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस शेयर नहीं दिया। इसका मतलब इसको हम लोग कहेंगे व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट सेक्रीफाइस शेयर इज नॉट गिवन। तो सबसे पहला स्टेप फाइंड रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। सेकेंड स्टेप में हमें मिलेगा न्यू शेयर, दैट इज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर। हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड शेयर होगा ही। और लास्ट स्टेप में हमें मिलेगा सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी 3 स्टेप की मदद से हमें सेक्रीफाइस शेयर मिलेगा। सेकेंड केस व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, दैट इज न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। न्यू पार्टनर का शेयर दिया है और ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। तो सबसे पहला स्टेप रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, और सेकंड स्टेप में हमें मिलेगा न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया होगा, उसकी मदद से हम लोग ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर फाइंड करेंगे। उसकी फॉर्मूला न्यू रेशियो इंटू रिमेनिंग शेयर। देन आफ्टर सेकंड सिचुएशन दी है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। न्यू पार्टनर है, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास से कुछ शेयर एक्वायर करता है। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है सरेंडर शेयर। सरेंडर शेयर को हम लोग कहेंगे सेक्रीफाइस शेयर। तो वो कैसे मिलेगा, न्यू पार्टनर शेयर इंटू शेयर एक्वायर्ड। सेकेंड स्टेप में न्यू शेयर मिल जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर। और थर्ड स्टेप में न्यू पार्टनर का शेयर अगर दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ना दिया हो तो सरेंडर शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर प्लस सरेंडर शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर, दोनों को प्लस करेंगे तो न्यू पार्टनर का शेयर मिल जाएगा। फिर थर्ड सिचुएशन है, उसमें फर्स्ट व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसको हम लोग कहेंगे व्हेन सरेंडर ऑफ पार्ट इज गिवन। कभी भी क्वेश्चन में ऑफ वर्ड दे दिया हो तो उसको समझना है सरेंडर ऑफ पार्ट। तो जब हम लोग सरेंडर ऑफ पार्ट दिया होगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सरेंडर फ्रॉम पार्ट में। सरेंडर फ्रॉम पार्ट को हम लोग कहेंगे सेक्रीफाइस शेयर। तो उसकी फॉर्मूला ओल्ड शेयर इंटू सरेंडर ऑफ पार्ट। एक बार सेक्रीफाइस शेयर मिल गया तो न्यू शेयर मिल जाएगा। तो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर फ्रॉम पार्ट। सेकंड सिचुएशन व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर माइनस रिटेनिंग पार्टनर शेयर। जो पार्टनर रिटेन करता है उसको भी यहाँ पे माइनस कर देना है। और सेकंड स्टेप में हमें मिलेगा न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर। देन आफ्टर सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करने में 3 मेथड दिए। फर्स्ट व्हेन शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन। अगर न्यू पार्टनर शेयर दे दिया विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी सेक्रीफाइस शेयर नहीं दिया मगर न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया है, तो सबसे पहला स्टेप रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। सेकंड स्टेप न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर। तो सेक्रीफाइस शेयर मिल जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेकंड मेथड व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर इज गिवन, यानी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे दिया है तो डायरेक्ट हमें सेक्रीफाइस शेयर मिल जाएगा। तो सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। लास्ट सिचुएशन when new or incoming partners acquire the share by surrender of particular fraction of share by old partner। इसको शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं when surrender of part is given। अगर surrender of part दे दिया है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे from part में, जिसको हम लोग कहेंगे sacrifice share। तो surrender from part is equal to old share into surrender of part। सेकंड स्टेप में हमें मिलेगा न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर फ्रॉम पार्ट। दैट इज यहाँ पे जो हमें सरेंडर फ्रॉम पार्ट मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे सेक्रीफाइस शेयर। दैट इज सरेंडर फ्रॉम पार्ट इज नथिंग बट सेक्रीफाइस शेयर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय न्यू पार्टनर। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि गुडविल इज प्राइवेटली पेड तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती, दैट इज नो एंट्री।
सेकेंड पॉइंट, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो कैश से लाएगा बाय द न्यू पार्टनर एंड इट इज़ रिटेन इन द फर्म, और वो हम लोग बिजनेस में ही रहने देंगे। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश से लाता है तो उसकी दो एंट्री पास होती है। सबसे पहले कैश आएगा, उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री में ये जो गुडविल आया उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जिसको क्रेडिट किया उसको हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो गुडविल कैश से आता है, नया पार्टनर लाता है, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड दैट इज अदर देन कैश। अगर कैश से आता है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन अगर कैश के अलावा और कुछ वो लाता है और वो उसकी गुडविल में हम लोग इंक्लूड करते हैं। हम लोग सपोज करते हैं कि वो बिजनेस में कैश के अलावा दैट इज अदर एसेट्स लाता है, तो दो तीन एसेट्स के नाम लिखते हैं। दैट इज लैंड, अगर वो लाता है तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, और ये उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और सेकंड एंट्री सेम रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फोर्थ, if out of old partners any partners gain, that is if sacrifice share of an old partner is negative। जब हम लोग sacrifice share फाइंड करते हैं और अगर sacrifice share फाइंड करते वक्त अगर आंसर नेगेटिव आता है, that is वो पार्टनर को गेन होगा, तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे? यही एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है ना उसको क्रेडिट करने का, और जो पार्टनर को गेन होता है उसको डेबिट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो पार्टनर का सेक्रीफाइस हुआ उसको क्रेडिट करेंगे और जो पार्टनर को गेन हुआ उसको हम लोग डेबिट करेंगे। फिफ्थ, व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। अब जो हम लोग सम्स करने वाले उसमें हमारा क्वेश्चन ही बैलेंस शीट होगा, फिर हमें वापस से वैल्यू चेंज करके नई बैलेंस शीट फॉर्म करनी है। यानी अगर हम लोग उसको बुक्स ऑफ फर्म कहे या उसको ओल्ड बैलेंस शीट कहे, मतलब सेम। दैट इज अगर ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दे दिए जिसको हम लोग कहेंगे ओल्ड गुडविल, या तो फिर व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर इन द बुक्स, यानी पहले से हमारे पास गुडविल दे दी है तो राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, तो जो हमें गुडविल दी है उसको राइट ऑफ कर देने का। जब हम लोग गुडविल शो करते हैं ना तो एसेट्स साइड बताते हैं, एसेट्स का मतलब डेबिट होता है। जब हमें गुडविल शो करनी है तो एसेट्स डेबिट करने का, यानी गुडविल डेबिट होगा। लेकिन अगर हमें गुडविल राइट ऑफ करनी है यानी एसेट्स में से गुडविल को हटा देना है तो गुडविल माइनस करेंगे। एसेट्स में से माइनस होता है यानी वो क्रेडिट होता है, तो गुडविल होगी क्रेडिट। जब हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल क्रेडिट होगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। ओल्ड गुडविल को जब हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन आफ्टर सिक्स्थ, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल लाता है प्रीमियम में कैश से एंड इट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तो जब वो गुडविल कैश से लाएगा तो उसकी दो एंट्री हमने पहले पास की, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जब वो विड्रॉ करेंगे तो इसमें दो पॉइंट है, अगर पार्टली अमाउंट विड्रॉ करते तो और अगर फुल्ली अमाउंट विड्रॉ करते तो। अगर विड्रॉ करेंगे तो दे आर द रिसीवर, रिसीवर डेबिट होता है, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, विड्रॉ करेंगे तो कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। अगर फुल अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो फुल अमाउंट लिखने की, और अगर पार्टली अमाउंट विड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 40% या 50% ले लेते हैं, तो एंट्री सेम आएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज हाफ का हो तो हाफ, पार्टली का हो तो पार्टली। जितनी अमाउंट का उतनी अमाउंट विड्रॉ करने की, तो एंट्री सेम रहती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 7th, when new partner is not able to bring his share of premium for goodwill in cash, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश से नहीं लाता है तो उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग वर्किंग नोट फाइंड करेंगे, वर्किंग नोट के हिसाब से हम लोग एंट्री पास करेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देन आफ्टर 8th, व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, तो फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे नया पार्टनर जो कैश लाता है उसकी एंट्री, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर सेकेंड एंट्री जो प्रीमियम को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया उसको हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो कैश से आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखने का, जो कैश से वो नहीं लाता है उसके लिए अलग से न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो कैश से गुडविल आती है वो यहाँ पे, जो गुडविल कैश से नहीं आती जिसको हम लोग कहेंगे अनपेड अमाउंट ऑफ गुडविल वो यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल गुडविल हो जाएगी। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 9th, व्हेन गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ और कैपिटल ऑफ पार्टनर, जिसको हम लोग कहेंगे हिडन गुडविल, यानी हमें क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया होगा मगर एडजस्टमेंट में हमें कह दिया होगा कि गुडविल हमें बतानी है, तो उसकी एंट्री हमें याद रखनी है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वर्किंग नोट बनेगी, वर्किंग नोट के हिसाब से हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे और वो अमाउंट को एंट्री में लिख डालेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं कि जो कंपलसरी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रहने देने पड़ते हैं क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है, लेकिन कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं कि जो लास्ट डेट तक अगर पड़े रहते हैं तो वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने रेशियो में। तो ऐसे रिजर्व, ऐसे सरप्लस जो पार्टनर ले जाता है या तो जो हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। तो हमें सबसे पहले एंट्री पास करनी है कुछ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री, ये दोनों की एंट्री सेम ही आती है। तो ऐसे कौन से रिजर्व्स और ऐसे कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कभी भी क्रेडिट बैलेंस का इसका मतलब होता है प्रॉफिट। जनरल रिजर्व दिया हो या रिजर्व दिया हो मतलब सेम। कंटिंजेंसी रिजर्व, तो कंटिंजेंसी रिजर्व क्या होता है, कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो हमें ये साल नहीं नेक्स्ट ईयर पे करनी है या तो लास्ट डेट को हमें पे करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग रिजर्व पहले से रखते हैं, तो वो रिजर्व को हम लोग कहते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व। फिर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व, अगर फैक्ट्री में वर्करों के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनको रेम्यूनरेशन दैट इज कंपेंसेट करने के लिए हम लोग कुछ रिजर्व रखते हैं, दैट इज वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड और वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व। फिर आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कहते हैं। अगर हम लोग कोई इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कंपनी के शेयर खरीदे तो वो शेयर की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो, तो जब इंक्रीज होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिक्रीज होती है, ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग रिजर्व रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन सब की हमें एंट्री पास करके बतानी है। ये जितने भी रिजर्व्स और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं ना, वो सब ऑलवेज होते हैं क्रेडिट, दैट इज इन सबका होता है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस।
तो टेक्निक क्या याद रखेंगे हम लोग, ये जितने भी रिजर्व होते हैं ये सब होते हैं क्रेडिट, हमें इसको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये रिजर्व को जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, कभी भी कोई भी चीज़ हम लोग क्लोज करते हैं, रिवर्स करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्रेडिट का डेबिट हो जाता है और डेबिट का क्रेडिट हो जाता है। ये जितने भी रिजर्व होते हैं वो सब होते हैं क्रेडिट बैलेंस। जब हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएंगे डेबिट। तो एंट्री होगी सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जितने भी रिजर्व है वो सब हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्रेडिट, जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट। वैसे ही जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट, जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। कंटिंजेंसी रिजर्व ये भी होता है क्रेडिट बैलेंस, ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट, दैट इज एंट्री होगी कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व ये भी क्रेडिट होता है, ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी भी एंट्री वैसे ही होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जितने भी रिजर्व है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये सब ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे आता है एक्यूमुलेटेड लॉस। ये चैप्टर में हमें 3 एक्यूमुलेटेड लॉस दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हम लोग एक साथ 5 साल की एडवर्टाइज करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं कहलाता, वो हमारे लिए एसेट्स कहलाता है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें सालों साल तक होगा, तो वो हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहलाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक एग्जांपल है। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हम लोग ये साल करते हैं मगर उसका बेनिफिट हमें सालों साल तक होता है, उसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इसको हम लोग सपोज करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री पास करेंगे। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस का ऑलवेज होता है डेबिट बैलेंस। तो ये जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस है इसका होता है डेबिट बैलेंस, जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट का हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जिसको हम लोग कहेंगे लॉस, जब ट्रांसफर करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में। वैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है, जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट इसको भी ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। वैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डेबिट, जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रेडिट होगा और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, यानी ये तीन होते हैं डेबिट बैलेंस। ट्रांसफर करेंगे तो ये तीन के हो जाएंगे क्रेडिट और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब आ रहा है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व। 4 पॉइंट दिए, तो वो कौन से पॉइंट एग्जाम्पल में आएंगे उसकी हम लोग एंट्री पास करने वाले। सबसे पहला पॉइंट, when no claim is given or no information is given about workman accident compensation reserve। क्वेश्चन में हमें रिजर्व दिया है लेकिन कितना क्लेम है उसके बारे में कुछ कहा नहीं है और रिजर्व के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा, तो इसकी एंट्री हम लोग सिंपल पास करेंगे। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व हम लोग क्लोज करेंगे या तो ट्रांसफर करेंगे, मतलब सेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, दैट इज वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्वेश्चन में हमें वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व दिया है 10,000, हमारे पास रिजर्व पड़ा था 10,000 और
क्लेम हुआ 10,000, यानी कोई वर्कर को हमें एज ए क्लेम 10,000 पे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा रिजर्व हमारा क्लेम में चला जाएगा। जब जब हम लोग रिजर्व को क्लेम में कन्वर्ट करते हैं, यानी हमारे पास जो रिजर्व पड़ा है उसमें से हम लोग क्लेम पे करते हैं, तो ये रिजर्व जो है उसको क्लोज कर देने का, यानी वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व क्लोज करेंगे तो जो क्रेडिट होता है उसका हो जाएगा डेबिट, यानी एंट्री होगी वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये हमारा क्लेम हुआ, हमें पे करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई, तो उसको हम लोग कहेंगे टू वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। 10,000 रिजर्व पड़ा था, हमें पूरा रिजर्व पे कर देना है, तो 10,000 वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और पूरा क्लेम पे कर देंगे, दैट इज टू वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम। अब वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास है 10,000 और क्लेम हुआ 3,000 का। टोटल रिजर्व था 10,000। सबसे पहले ये रिजर्व को क्लोज कर देते हैं, तो ये रिजर्व जो क्रेडिट होता है उसको हम लोग कर देंगे डेबिट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। मेरे पास रिजर्व पड़ा है 10,000, उसमें से क्लेम है 3,000 का, यानी मेरी लायबिलिटी हुई, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे टू वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 3,000। मेरे पास रिजर्व था 10,000, उसमें से 3,000 तो मुझे पे करना है, तो बैलेंस बचेगा 7,000। अगर बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। 7,000 को हम लोग जितने पार्टनर्स दिए होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। और लास्ट पॉइंट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास है 10,000। सबसे पहले ये जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देते हैं, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। हमारे पास रिजर्व पड़ा है 10,000 और क्लेम हुआ 12,000 का, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई, तो वो लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 12,000। मेरे पास रिजर्व था 10,000, क्लेम हुआ 12,000 का, यानी 2,000 का मेरा एक्सपेंस ज़्यादा होगा, या तो हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं 2,000 रुपीज़ का मेरा लॉस होगा। अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसको कहेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000। फिर ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी ये जो लॉस आया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, जिसको डेबिट किया उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, यानी इसमें हमें दो एंट्री पास करनी है। 10,000 रिजर्व था, 12,000 क्लेम हुई, तो 2,000 का लॉस हुआ, दैट इज वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम 12,000, और ये जो लॉस हुआ उसको हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बारे में भी अलग अलग पॉइंट दिए होंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट, व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू दोनों सेम है और नो मार्केट वैल्यू इज गिवन, यानी क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू होगी, एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। पहला पॉइंट है व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं मार्केट वैल्यू 10,000, बुक वैल्यू भी 10,000 है, या तो फिर मार्केट वैल्यू दी ही नहीं है। इसका मतलब ये कि जितना हमारा इन्वेस्टमेंट था बुक वैल्यू का, मार्केट वैल्यू भी उतनी है, यानी हमें कुछ भी लॉस होगा नहीं। अगर लॉस नहीं होगा तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 5,000 है, तो ये रिजर्व अब कोई काम का नहीं है, तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसकी एंट्री, ये रिजर्व होता है क्रेडिट, इसको क्लोज कर देंगे तो हो जाएगा डेबिट, तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। अब सेकेंड पॉइंट में हमारी बुक वैल्यू है 10,000, मार्केट वैल्यू 8,000, यानी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए और हमारे पास रिजर्व पड़ा है 5,000, यानी सबसे पहले इसको मैं क्लोज करता हूं। ये जो रिजर्व है इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट होता है, क्लोज करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000। मेरे पास रिजर्व पड़ा है 5,000, 10,000 के इन्वेस्टमेंट 8,000 के हो गए, यानी मेरा लॉस कितना हुआ 2,000 रुपीज़ का हुआ, तो वो 2,000 मैं ये रिजर्व में से रिकवर कर लूँगा।
तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 2000। जितना लॉस होता है हम लोग रिजर्व में से रिकवर कर लेंगे। 5000 का रिजर्व था, उसमें से 2000 हमने रिकवर कर लिया, तो अब बचा 3000। बैलेंस बचता है तो वो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट 3000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। देन आफ्टर सेकंड में बुक वैल्यू दी है 10,000, मार्केट वैल्यू 8,000, यानी इन्वेस्टमेंट जो 10,000 के थे अब हो गए 8,000 के, और हमारे पास रिजर्व पड़ा है 2000। सबसे पहले ये रिजर्व को क्लोज करते हैं। क्लोज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो क्रेडिट होता है हो जाएगा डेबिट। मेरे पास रिजर्व पड़ा है 2000, 10,000 के इन्वेस्टमेंट 8,000 के हो गए, यानी मेरा 2000 का लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए, 2000 के इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए, वो 2000 में इसमें से रिकवर कर सकता हूँ टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2000, यानी जितना मेरा रिजर्व था वो मैंने पूरा रिकवर कर लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचा। बैलेंस नहीं बचा तो हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब बुक वैल्यू 10,000, मार्केट वैल्यू 8,000, यानी 10,000 के इन्वेस्टमेंट 8,000 के हो गए, यानी 2,000 डिक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट 2,000 डिक्रीज हुआ तो वो मैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करता हूँ 2,000। मेरे पास रिजर्व पड़ा है 500 सिर्फ, तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो क्रेडिट होता है क्लोज करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, दैट इज 500। मेरे पास रिजर्व पड़ा था 500, मगर इन्वेस्टमेंट तो 2,000 के डिक्रीज हुए, तो ये 2,000 में से 500 तो मैं रिकवर कर लूंगा, तो बैलेंस बचा 1,500। 1,500 मेरे लिए कहलाएगा लॉस, और वो लॉस जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 1,500। अगर लॉस हो तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, प्रॉफिट हो तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। अब सेकंड एंट्री क्या होगी, ये लॉस है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये जो डेबिट हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा, दैट इज 1,500। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। और लास्ट पॉइंट है, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से बड़ी होती है, यानी हमारे पास बुक वैल्यू थी 10,000 और मार्केट वैल्यू 12,000 हो गई, 10,000 के इन्वेस्टमेंट अब 12,000 हो गए, यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। इसमें प्रॉफिट हुआ 2,000 का, तो रीवैल्यूएशन में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट को टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, और ये जो क्रेडिट हुआ है इसको सेकंड एंट्री में हम लोग डेबिट कर देंगे, दैट इज प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर लॉस होता है तो रिजर्व में से रिकवर करने का, लेकिन प्रॉफिट हुआ है तो ये रिजर्व हमारा पड़ा रहेगा तो पूरा रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये 5,000 की भी लास्ट में एंट्री पास कर देने की, रिजर्व को क्लोज कर दो, तो जो क्रेडिट है वो हो जाएगा डेबिट, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में दोनों। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब हम लोग जो सीखने वाले वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट की इफेक्ट पास करना, तो उसकी जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो कहाँ पे लिखा जाता है वो भी हम लोग पास कर लेंगे। उससे पहले कुछ टेक्निक हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, एसेट्स का मतलब होता है डेबिट और लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट। अगर एसेट साइड में कोई भी चीज़ प्लस करता हूँ तो उसका मतलब होता है हम लोग एसेट्स को डेबिट करेंगे, और अगर कोई भी चीज़ माइनस करता हूँ उसका मतलब एसेट्स क्रेडिट होता है। वैसे यहाँ पे अगर लायबिलिटी साइड कोई भी चीज़ में प्लस करूँ इसका मतलब क्रेडिट, और लायबिलिटी साइड कोई भी चीज़ माइनस करूँ उसका मतलब होता है डेबिट। अब रूल्स क्या याद रखना है, टेक्निक क्या याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो उसकी दूसरी इफेक्ट सेम साइड पास करने की। प्लस करो तो सेम साइड, माइनस करो तो अपोजिट साइड। अगर मैं एसेट साइड कोई भी चीज़ प्लस करूं तो उसकी दूसरी इफेक्ट सेम साइड यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, और अगर मैं माइनस करूं तो दूसरी इफेक्ट अपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा।
वैसे लायबिलिटी साइड अगर मैं कुछ भी चीज़ प्लस करता हूँ तो प्लस करूँ तो सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, और अगर मैं लायबिलिटीज़ में से कोई भी चीज़ माइनस करता हूँ तो माइनस किया तो अपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेम साइड अपोजिट साइड वाला रूल्स हम लोग याद रखेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है फॉर इंक्रीज इन एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोग एसेट्स ले लेते हैं, लैंड 10,000 दिया है। अब इंक्रीज का मतलब अगर एसेट्स में कोई भी चीज़ हम लोग प्लस करते हैं, माइनस होता है फिक्स्ड एसेट्स में तो डेप्रीशिएशन, प्लस होता है तो एप्रीशिएशन। फॉर एग्जांपल 10% हमें एप्रीशिएशन का है तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, तो 10,000 का 10% 1,000, टोटल 11,000। अब मैंने एसेट्स में प्लस किया यानी एसेट्स डेबिट हुआ, और दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लोग वो एसेट्स का नाम लिख सकते हैं। यानी इसकी एंट्री क्या होगी, ये एसेट्स प्लस हो रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो इसकी एंट्री हम लोग लिख सकते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट एसेट्स हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी फर्स्ट इफेक्ट अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा इंक्रीज इन एसेट्स, ये फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड में क्या है, फॉर डिक्रीज इन एसेट्स। अगर मैं यहां पे कोई एसेट्स ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मशीन 10,000, और डेप्रीशिएशन हमें कहा है यानी हमें माइनस करना है, 10% का है तो 1,000 में माइनस करता हूं तो आउटर कॉलम में 9,000। यानी एसेट्स यहाँ पे माइनस हुआ, प्लस होता है तो डेबिट, माइनस होता है तो क्रेडिट, यानी एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और माइनस हुआ तो दूसरी इफेक्ट अपोजिट साइड यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो हम लोग एंट्री लिख सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर एसेट्स डिक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं डिक्रीज इन एसेट्स। देन आफ्टर थर्ड नंबर फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर ऐसा कोई एसेट्स है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया मगर एडजस्टमेंट में अब हमें कह दिया कि वो हमें रिकॉर्ड करना है, तो वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, उसको हम लोग फॉर एग्जांपल लिखते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर मैंने एसेट साइड रिकॉर्ड किया यानी इनडायरेक्टली क्या हुआ, एसेट्स डेबिट हुआ तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो इसकी हम लोग एंट्री लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये एसेट्स का पॉइंट खत्म हुआ। अब आ रही है लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे लिख डालते हैं एक लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे 5,000। अब यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल 1,000 मैंने प्लस किया एनी रीजन से, प्लस हुआ, लायबिलिटी साइड प्लस होता है यानी क्रेडिट, यानी लायबिलिटी क्रेडिट होगी, दूसरी इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट से लिखेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो यानी फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर में से हम लोग कोई भी चीज माइनस करते हैं, माइनस किया, लायबिलिटी साइड माइनस होता है यानी डेबिट, माइनस हुआ तो दूसरी इफेक्ट अपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और लायबिलिटीज डेबिट होगी, तो एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन लायबिलिटीज। देन आफ्टर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर ऐसी कोई लायबिलिटी जो रिकॉर्ड करनी बाकी है तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी इनडायरेक्टली लायबिलिटी साइड मैंने क्रेडिट किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। देन आफ्टर सेवेंथ में व्हेन रेम्यूनरेशन इज पेड टू पार्टनर, अगर हम लोग पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन पे करते हैं तो हमारे लिए होगा एक्सपेंस। याद रखना है कि अगर कोई एक्सपेंस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, इनकम होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, लॉस हो डेबिट, गेन हो क्रेडिट। तो रेम्यूनरेशन अगर हम लोग पे करते तो हमारा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। और अभी ये हमने पे नहीं किया, पे करना बाकी है, यानी जो पार्टनर है वो हमारे लिए पेएबल कहलाएगा। रिसीवेबल डेबिट होता है, पेएबल क्रेडिट होता है, तो पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर रेम्यूनरेशन पे होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। देन आफ्टर एट्थ में का एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। एक्सपेंसेस पार्टनर बेयर करने वाला था मगर पे कर दिया फर्म ने, यानी एक्सपेंसेस पे करना था पार्टनर को मगर फर्म ने पे कर दिया। हमने पे किया तो हमारे लिए कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये एक्सपेंसेस जो उसको पे करना था और हमने पे कर दिया, यानी अब हमें पार्टनर के पास से पैसे लेने बाकी है, तो पार्टनर हमारे लिए कहलाएगा रिसीवेबल। रिसीवेबल डेबिट होगा तो यहाँ पे एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिख डालते हैं ये डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज अ रिसीवेबल। यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा था, बिकॉज ही इज अ पेएबल। देन आफ्टर एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म। एक्सपेंसेस हुआ है और फर्म ने पे किया है, फर्म ने पे किया तो हमारे लिए हुआ एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा और कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सपेंसेस। देन आफ्टर अगर कोई प्रोविजन आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एसेट्स में डेटर्स में से बैड डेब्ट्स रिजर्व माइनस करते थे, तो ये बैड डेब्ट्स रिजर्व जो हम लोग माइनस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोविजन। बैड डेब्ट्स रिजर्व या डिस्काउंट रिजर्व ऐसा कुछ भी दिया हो तो ये हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। एसेट्स में माइनस हुआ यानी क्रेडिट हुआ, माइनस हुआ तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो प्रोविजन होता है उसका नाम लिखने का टू। फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्रोविजन ले लेते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व, टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग वो प्रोविजन का नाम लिख डालते हैं टू बैड डेब्ट्स रिजर्व। फिर आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 4 रिजर्व फॉर एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट इज रिजर्व होता है क्रेडिट, जब हम ये चारों चार को ट्रांसफर करेंगे तो ये चारों चार हो जाएंगे डेबिट, तो ये चारों चार को डेबिट कर डालते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हो
तो उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद 12 नंबर का पॉइंट, फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस। फॉर एग्जांपल हम लोग 3 लॉस ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जिसको लॉस कहेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये तीन जो लॉस होते हैं वो होते हैं डेबिट बैलेंस, दैट इज डेबिट। जब हम लोग ये तीन को ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएंगे क्रेडिट, और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये भी डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं ऑलवेज ओल्ड रेशियो में। एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिट बैलेंस होता है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। देन आफ्टर अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट, दैट इज टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 पार्टनर ले लेते हैं, ए और बी। तो ए और बी का प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, इसको हम लोग कहेंगे क्रेडिट बैलेंस, दैट इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होता है तो क्रेडिट बैलेंस आता है। तो उसकी एंट्री कैसे पास करने की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, तो क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो उसको हम लोग कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। 2 पार्टनर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और टोटल लॉस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हम लोग कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड का टोटल बड़ा आता है, तो बचता है बैलेंस क्रेडिट साइड। तो अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है उसको कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो ये लॉस को भी हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में।